रात की हवा में मुंबई की भीड़ का शोर जैसे किसी दीवार से टकराकर धुंधला हो गया था। अनिका ने हवेली की खिड़की से बाहर देखा, सड़क के नीचे नेओं की पीली रोशनी धीमी धीमी बह रही थी। उसके हाथ में वही छोटा कागज था जिसमें क्लिनिक का पता लिखा था। उस पते की ओर खिंचाव अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह गया था, यह उसका फर्ज बन चुका था। नायना की उन पत्रों ने उसके भीतर एक आवाज जगा दी थी, सच पता लगाओ। वो रात किसी जासूस जैसी नहीं थी, पर अनिका के कदम सच के और करीब थे। उसने चुपके से रसोई से कुछ पैसा लिया, माँ के लिए लिखे दवाओं के पर्चे अपनी जेब में रखे और हवेली की सेवा सीढ़ी से नीचे उतर आई। सीमा के कंधों पर आज झुकाव था, पर अनिका ने सोचा कि थोड़ी देर का अंधेरा उसे छिपा लेगा। उसने अपनी सादी दुपट्टा और कोट संभाले और हवेली के पीछे बने पुराने गेट से बाहर निकल आई। रात की नमी उसकी पलकों पर ठहरकर दिल को तेज कर रही थी। कागज पर लिखे पते तक पहुंचने का रास्ता संकरा और घिसा पीटा था, मोड़ नुकीले गली मोहल्ले, जहां कभी दिन में झगड़े और रात में सन्नाटा रहता था। अतीत के निशान उसी तरह गली की दीवारों पर खरोंच बनाकर रह गए थे। वो क्लिनिक छोटा सा था, लोहे का पुराना बोर्ड जिसमें नाम और डॉक्टर का फोन अधूरा दिखता था। खिड़की पर ताले जमे थे, अंदर से हल्की सी रोशनी एक लौ की तरह झिलमिला रही थी। अनिका ने झट से आसपास देखा, कहीं कोई नहीं। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, धीमी आशंकित ध्वनि के साथ। दरवाजा कुछ कदम बाद खुला, एक बूढ़ी औरत बाहर आई, पीले सरसों के रंग की साड़ियां ओढ़े और आंखों में जिज्ञासा सीधेपन का मिश्रण था। उसकी आवाज गाढ़ी थी, पर उसमें गर्माहट थी। कौन? उसने पूछा। अनिका ने अपना नाम और हवेली का नाम बताया, झूठ नहीं बोला पर कुछ भी खास बताने से परहेज किया। बूढ़ी औरत ने आह भर कर कहा, कौन हवेली से रात में आता है? क्या तुम किसी बहन हो? अनिका ने धीरे से कहा, मुझे नायना के बारे में कुछ पूछना था। मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ आई थी क्या? और उसने अपना हाथ थाम कर लौसी की ईटी की तस्वीर निकाली, वही छोटी सी तस्वीर जिसे उसने पहले देखा था। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक खिंचाव सा आया। वो अंदर की तरफ इशारा करके बोली, आओ, पर चुपचाप। यहाँ की बातें जल्दी उड़ जाती हैं। अनिका अंदर गई। क्लिनिक का अंदरूनी हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से सरल और साफ था। कुछ डिब्बे, एक पुरानी रजिस्टर बही और दीवार पर लगे पुराने पोस्टर। बूढ़ी औरत ने अपना नाम बताया, लीला आंटी। उसने चाय गरम की और अस्करों सी आवाज में पूछा, तो तुम नायना के बारे में क्या जानना चाहती हो? अनिका ने हकलाते हुए कहा, बस, वह कब आई, किसके साथ गई, और क्या किसी ने उसे परेशान किया, ये सब। लीला आंटी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वह बोली, नायना आई थी जख्म दिखाने के लिए। उसकी उंगलियों पर कट थे और उसने कहा कि किसी ने उसे धक्का दिया था, पर उसने किसी का नाम नहीं बताया। उसने कुछ दिनों तक यहाँ इलाज कराया। वो बहुत शांत और डरपोक सी थी। फिर एक दिन उसने कहा कि उसे शहर छोड़ना है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह चली गई। लीला आंटी ने रजिस्टर खोला और कुछ पन्ने फटाकर दिखाए, नाम, तारीखें और छोटे छोटे नोट्स। 12 जून सिले हुए, 15 जून खांसी, 18 जून डर के निशान। अनिका ने हर पंक्ति को उंगलियों से छुआ, जैसे हर शब्द उसे नई चीज दे रहा हो। क्या उसका कोई आदमी था, कोई जो उसे साथ ले गया? अनिका ने पूछा। लीला ने कुछ संकोच में कहा, वह अक्सर अकेली आती थी, पर आखिरी बार मैंने देखा कि उसने किसी गाड़ी का उल्लेख किया था, एक काली गाड़ी। उसने कहा था कि कोई उसे लेकर जाएगा, पर उसने नाम नहीं बताया। अनिका की धड़कनें तेज हुईं। काली गाड़ी, ये वही था जो उसने मीटिंग रूम के पास देखा था, आर्यन की कार। पर वह जल्दी से खुद को रोकने लगी। अभी उसके पास सबूत नहीं थे, केवल संकेत थे। लीला ने एक और बात बताई, और हाँ, उसने एक बार यहाँ कहा था कि उसे किसी से डरावनी कॉलें आ रही हैं। उसने कहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पत्र लिखा था, उसे लॉक कर दिया। वो पत्र आज भी किसी बॉक्स में रहा होगा। अनिका ने झट से पूछा, क्या मैं वह पत्र देख सकती हूँ? लीला ने कुछ देर टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, पर सावधान रहना। कुछ चीजें उजागर होने पर मुश्किल बढ़ जाती हैं।
लीला एक पुराने लोहे के अलमारी खोली और अंदर से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, धुले हुए रंग का, किनारों पर पीली पत्तियां चिपकी हुई। अनिका का हाथ कांपा, जैसे कोई दबी हुई आवाज अचानक उभर आई हो। उसने लिफाफा खोला और उसमें नायना का एक छोटा सा हाथ लिखा हुआ नोट था, एक टिकट की कॉपी और एक पैकेज रिसीट जिस पर एक नाम था, आर सेथी सिक्योरिटी सर्विसेज, और रिसीट पर एक आंशिक नंबर। अनिका ने देखा और वहां की तारीख मेल खाती थी, जून की शुरुआत। उस रिसीट ने उसके दिमाग में तीर मार दिया। मेहता ग्रुप के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट का नाम किसी रोहन सेठी जैसा था, या कम से कम वो नाम शहर में इसी तरह से प्रसिद्ध था। पर अनिका ने खुद को संयमित रखा, वो हुआ या न हुआ का अनुमान नहीं लगाएगी, उसे तथ्यों की जरूरत थी। लीला आंटी ने बहती आवाज में कहा, नायना ने कहा था कि वो किसी से मिली थी, पर वो डर के कारण कुछ नहीं बता पाई। मैंने उसे समझाया, पर उसने कहा कि अगर वह कुछ बोलेगी तो खतरा बढ़ सकता है। अनिका ने नोट, रिसीट और तारीखें अपने फोल्डर में रख लीं। उसने लीला आंटी से कुछ और पूछा, क्या कोई और गवाह है? क्या किसी ने उस गली में देखा? लीला आंटी ने कहा कि एक बार एक होटल वाला आदमी ने देखा था कि नायना किसी तेज तर्रार आदमी के साथ गाड़ी में बैठी थी। पर वह आदमी अब शहर से चला गया था। सबूत पतले थे, पर परतें जुड़ रही थीं। अनिका ने लीला का धन्यवाद किया और बाहर निकली। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकराई और उसे हिलाकर रख दिया। वापसी पर अनिका ने खुद को बताना शुरू किया, सबूत मिले हैं, रिसीट, काली गाड़ी का जिक्र और नायना की फाइल। पर उसकी आंतरिक आवाज कह रही थी, ये सब आर्यन तक कैसे पहुंचेगा? और क्या आर्यन जानता है कि रिसीट की तरफ संकेत कहाँ निकलता है? हवेली की ऊंची दीवारें फिर से उसे अपनी गोद में ले रही थीं, लेकिन इस बार वह वापस सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में लौट रही थी, वो एक खोजी के रूप में भी लौट रही थी, और यह फर्क हवेली के माहौल में झलकता था। हवेली का गेट खुलते ही उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर निगाह रखे हुए है, किसी ने उसे दूर से देखा था। उसने पलटी मारकर देखा, एक साया कुछ दूर खड़ा था, और वह साया उस दिशा में चला गया जहां हवेली के बाहर एक छोटी सी गली थी। अनिका ने संदेह से देखा पर उठकर अंदर चली आई। सीमा ने पूछा, कहाँ थी तुम इतनी देर? अनिका ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी हवा खा आई थी। पर उसके भीतर बेचैनी थी, क्या किसी ने उसे क्लिनिक से आते हुए देखा था? क्या कोई उसे फॉलो कर रहा था? अगले सुबह जब अनिका ने दस्तावेज और रिसीट आर्यन को दिखाने की सोची, तो हवेली में हल्की सी तेजी थी। आर्यन ने उसे एक बार देखा और पूछा, क्या कुछ मिला? अनिका ने पन्ने रखे, लीला आंटी की रिकॉर्ड कॉपी और रिसीट। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी तेजी आ गई, पर तुरंत ही वह चेहरा फिर से कठोर हो गया। उसने कागजों को अपने हाथ में लिया, गहराई से पढ़ा और कहा, ये संवेदनशील है। तुमने ये कहाँ से लिया? अनिका ने सब कुछ सच सच बताया। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, तुम ऐसी चीजों में हाथ मत डालो। ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। पर उसकी आवाज में डर भी था, कोई परवाह जो उसने छुपा रखी थी, अब टूटकर बाहर आई। अनिका ने आंखें सीधी रखकर कहा, मैं डरती नहीं, मैं सच चाहिए। आर्यन ने उसे कठोर नजरों से देखा, पर अंदर झकझोरकर बोल पड़ा, सच तुम्हें और मुझे दोनों के लिए मुश्किलें ला सकता है। यहाँ मजबूत लोग हैं, और वे खुलकर आक्रामक होते हैं। उसकी वह चेतावनी अनिका के कानों में गूंज उठी, पर पास अब उसके पास कुछ ठोस था। रिसीट, तारीखें, और लीला की गवाही छोटे छोटे कदम थे, पर कदम थे। अनिका ने ठान लिया कि वह रुकेगी नहीं। पर हवेली के भीतर अब और भी सावधानियां उठ चुकी थीं, कहीं कोई निगाहें, तो कहीं कोई सुनसान पीछा कर रहा था। शाम होते होते अनिका को एक छोटा सा लिफाफा मिला, बिना कोई पता, सिर्फ हवेली के मुख्य गेट के पास रखा। उस लिफाफे में एक कागज था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, रुको। उस शब्द ने अनिका के रूह में सिहरन उड़ा दी। कौन उसे रोकना चाहता था और किस सच के कदम उसे पीछे धकेल रहे थे? उसने लिफाफा अपने अंदर रखने के साथ ही तय कर लिया, ये मुकाबला अब सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये नायना की न्याय की लड़ाई थी। और जैसे ही अनिका ने गहरी सांस ली, हवेली की दीवारों के भीतर से किसी ने दूरी पर कदम बढ़ाए, सच की परछाइयों के कदम अब और भी तेज हो चले थे।
हवेली के भीतर एक नई सक्रियता आ चुकी थी। जिस तरह से दीवारें फुसफुसा रही थीं, ऐसा लग रहा था मानो उन सबने अब अपने अपने हिस्सों को संभाल लिया हो। अनिका के मन में लगातार वही सवाल घूम रहा था, नायना के साथ क्या हुआ था और किसने उसे चुप कराया। लीला आंटी की दीवारों पर लिखी तारीखें, रसीद की आंशिक पंक्ति और क्लिनिक का पन्ना, सब कुछ अब किसी पैटर्न में बंधने लगा था। पर पैटर्न पूरा होने के पहले एक नया चेहरा आया, एक ऐसा चेहरा जिसे अनिका सालों से याद कर रही थी। कबीर नाम सुनते ही अनिका की हथेलियां कांप उठीं। कॉलेज के दिन, छोटे छोटे किस्से और एक मोहसा जो दोस्ती के पार चला गया था। कबीर अब लौट आया था, पर लौटना सिर्फ भावनात्मक नहीं था, उसके साथ एक मिशन और पुरानी ठोस ऊर्जा भी थी। वह कौन था अब? वो वही मासूम दोस्त था या कोई जो शहर की तंग गलियों में बड़े सच की तलाश कर सकता था? उस शाम जब हवेली की घंटी बजी, अनिका के अंदर की धड़कनें ताल पर आ गईं। सीमा ने दरवाज़ा खोला और चौंक कर कहा, कबीर। और फिर अनिका ने देखा, एक आदमी खड़ा था, हल्का दाढ़ी छां, कपड़ों पर थोड़ी थकावट मगर आंखों में वही पुरानी तेजी। उसने सीधे अनिका की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वक्त ने कई सालों की दूरी भर दी हो और दोनों फिर वही पहुंच गए जहां कॉलेज खत्म होते थे, बस एक पल पहले की तरह। अनिका, कबीर ने धीमे से कहा, और आवाज में वह वही पुरानी मुलायमपन थी जिसमें अब गंभीरता भी घुली हुई थी। अनिका ने कदम बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया, पर दोनों के बीच अब वही चुटकुलों वाली निश्चलता नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ बोझ था, बच्चे ने बड़े होकर दुनिया देख ली हो। कबीर ने हवेली में ठहरने की वजह बताई, मैं शहर में कुछ काम लेकर आया हूँ और मैंने सुना कि तुम यहाँ हो। वह झट से मुस्कुराकर आगे बढ़ा, पर उसकी मुस्कान में झिझक थी। अनिका ने सोच लिया था कि कबीर वापस आया तो दोस्ती की बात होगी, पर कबीर के लौटने के साथ एक अलग मकसद भी जुड़ा था। वह अब एक रिपोर्टर नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह था जिसने बहुराष्ट्रीय पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट साजिशों पर काम किया था। उसने टोन में कहा, मैं कुछ हफ्तों से मेहता ग्रुप पर जांच कर रहा हूँ। तुमने जिस रिसीट की बात कही थी से थी, उसका नाम मेरे पास भी आया है। अनिका की आंखें चमक उठीं। वह झट से कह बैठी, तो तुम मदद करोगे? कबीर ने थोड़ी देर तक अनिका की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, मदद? हाँ, पर यह आसान नहीं होगा। मेहता ग्रुप के आसपास कुछ लोग हैं जो न केवल पैसों से बल्कि ताकत से भी खेलते हैं। पर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम डरने वाली नहीं हो। उसके शब्दों में भरोसा और पुरानी दोस्ती का आधार साफ था। इसी बीच हवेली की दूसरी तरफ एक निगाह तेज हो रही थी, स्नेहा। स्नेहा की आंखों ने कबीर को देखते ही असहजता महसूस की। वह जानती थी कि कबीर का वापस आना मेहता परिवार के लिए खतरे की घंटी था। वो वही शख्स था जिसकी वजह से कई बार आर्यन का बिजनेस झटका खाया था। कबीर कई सालों में मीडिया में एक ऐसा नाम बन गया था जो बड़े उद्योगपतियों की गंदी सच्चाइयों को बेनकाब कर देता था। स्नेहा ने भीतर से महसूस किया कि अगर कबीर ने नायना के केस या मेहता ग्रुप की कुछ परतें उठाईं, तो उनकी चमकदार दुनिया धूल में बदल सकती थी। उसने तुरंत किसी से फोन पर कहा, वो वापस आ गया है, उसे निगल देना होगा। पर हवेली के बैठक में अनिका और कबीर के बीच बातचीत अब निजी थी। कबीर ने बताया कि उसे आर्यन के बारे में सुनकर पता चला कि कोई लड़की अचानक गायब हुई थी और उसने कुछ पुराने केस फाइलों में छानबीन की तो सेठी का नाम कई स्थानों पर आया। ये सिक्योरिटी सर्विसेज के ठेकेदारों में से एक है, कबीर ने कहा, और ऐसे ठेकेदार कई बार बाहरी हिटलरों, प्रेषक ग्रुप्स और शैडो ऑप्स के साथ जुड़ जाते हैं। अगर नायना ने किसी बड़ा सच देख लिया था तो उसे खतरा हुआ होगा। उसकी आवाज़ सख्त थी, यह अब सिर्फ किसी के प्यार की कहानी नहीं रही, ये किसी की जिंदगी की जंग बन चुकी थी। अनिका ने कबीर को सारी बातें बताईं, क्लिनिक, लीला आंटी, रिसीट और स्पेशली वह लिफाफा जिसमें रुको लिखा आया था। कबीर ने सब कुछ ध्यान से सुना और आंखों में तीव्रता बढ़ती गई। उसने कहा, ये सिर्फ संकेत हैं, पर संकेत अक्सर सच की दिशा दिखाते हैं। तुमने जो कदम उठाए वो साहसिक था और मैं इसकी जवाबदेही उठाने के लिए तैयार हूँ। अनिका ने उससे आंखों में देखा, वह चाहती थी कि कबीर उसका हाथ थामे,
पर साथ ही वह चिंतित भी थी कि क्या ये सब उसे और उसके परिवार को और अधिक खतरे में डाल देगा। कबीर ने कहा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, पर हमें धैर्य और पक्की रणनीति चाहिए। तुम अकेली नहीं हो अनिका। ये जो रुको लिफाफा भेजा गया, शक है कि किसी ने तुम्हें चेतावनी दी है। मगर चेतावनी देने वाला अंदरूनी दोस्त भी हो सकता है, या कोई जो तुम्हारी मदद करना चाहता था। अनिका ने अपने भीतर एक हल्की सी राहत महसूस की, पर उसके साथ ही डर भी बढ़ा। उसने कहा, अगर यह कोई अंदरूनी दोस्त था, तो उसने किस लिए रखा? क्या किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की? कबीर ने सिर हिलाया, ये सब संकेत हैं। हमें पलों का हिसाब रखना होगा। तब आर्यन ने कमरे में आकर बातचीत सुनी। वह चुपचाप दोनों को देख रहा था। कबीर और आर्यन की आंखें पहली बार आमने सामने मिलीं। दोनों की जांच सी हुई नजरें थीं। वक्त उन पलों को लंबा कर रहा था। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप कबीर से परिचित हैं? अनिका ने जवाब दिया, हाँ, कॉलेज के दोस्त हैं। पर कबीर और आर्यन के बीच का तनाव कुछ और था। ये सिर्फ दो पुरानी पहचानें नहीं थीं, बल्कि उनके बीच सालों पुरानी व्यावसायिक टक्कर भी थी। कबीर का रिपोर्टिंग करियर कई बार मेहता ग्रुप के अंदरूनी खेलों को उजागर कर चुका था। आर्यन ने एक पल के लिए कहा, यदि आप यहाँ किसी निजी मामले में दखल दे रहे हैं, तो ये सावधान हो। ये निजी नहीं, ये कंपनी का मामला है। उसकी आवाज में संकेत था, दूर रहो। कबीर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आया, पर सच्चाई जरूरी है। और अगर किसी की जान को खतरा है, तो उसके लिए सामने आना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में अब वही पत्रकार की कठोरता थी जो सच के लिए लड़ती है। आर्यन की आंखों में एक चमक आई। वह स्पष्ट रूप से परेशान था कि कोई उसकी नींव पर खरोंच लगाए। पर अनिका ने बीच में पैर रख दिया, यह मेरा मामला है। मुझे ये जानना है कि नायना के साथ क्या हुआ था। अगर तुमको इसमें दखल नहीं करना, तो मुझे भी रोकना सही नहीं है। उसकी आवाज में आत्मनिर्भरता थी। यही कारण था कि कबीर ने उस पर भरोसा किया था। वातावरण संगठित होने लगा। कबीर और अनिका मिलकर रणनीति बनाएंगे। आर्यन के भीतर असमंजस था। वह कबीर की मदद से परेशान हुआ, पर कहीं उसकी चिंता अनिका के लिए असल परवाह में बदल रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी सर्दी के साथ एक परवाह भी उभरने लगी थी, पर वो उसे कब स्वीकार करे, यह उसका सवाल था। बाहर से हवेली का गार्ड आया और बोला, सर, बाहरी आदमी है, कह रहा है कि वो कबीर से मिलना चाहता है। जब उसने नाम सुना तो चेहरे पर झटका हुआ। वह कौन? आर्यन ने पूछा। गार्ड ने जवाब दिया, कह रहा है कि कबीर का पुराना जान पहचान वाला है। कहता है कि उसे खबर मिली कि कबीर यहाँ है। आर्यन ने तुरंत कहा, उसे अंदर ले आइए। पर उसके होंठों पर तनाव था। कबीर के आसपास अब खतरे की परतें और गहराती दिख रही थीं। रात होते होते कबीर ने अनिका से कहा, मैं कल कुछ लोगों से मिलूंगा। सथी के नेटवर्क के बारे में कुछ कड़ी जानकारी मिलेगी, पर सावधान रहो। और हाँ, कल मैं तुम्हें किसी दस्तावेज के साथ मिलवाऊंगा जो नायना के आखिरी दिनों के साथ जुड़ा हो सकता है। अनिका ने सिर हिलाया, पर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। क्या वह सही कर रही थी जो घर की चुप्पी में चल देती थी? फिर भी उसने ठान लिया, नायना को न्याय मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। कबीर बाहर निकलते समय दरवाजे पर रुक गया और अनिका की आंखों में देखने लगा। तुमने बहुत बदल दी हो, उसने धीरे से कहा। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, जांबाज बनना पड़ा। अब समय नहीं है पीछे लौटने का। कबीर का चेहरा गंभीर हुआ। ठीक है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे बताना, और कभी अकेले मत जाना। अनिका ने उसकी बात मानी, पर उसके भीतर अब भी वह चेतावनी गूंज रही थी जो लिफाफे में थी, रुको। जैसे ही कबीर हवेली से बाहर निकला, स्नेहा ने एक कोने से फोन उठाया और किसी को फुसफुसाई, वो वापस आ गया है। उसे अलग करवा देना और उस लड़की को शांत कर दो। आर्यन को भी संभालना पड़ेगा। उसकी आवाज में साजिश की खनक थी। मेहता हाउस के भीतर कोई खेल चल रहा था, और अब कबीर की उपस्थिति ने उन तारों को और उलझा दिया था। एपिसोड अंत में अनिका खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर से कबीर की झलक चली गई, पर उसका इरादा अटल था। उसने अपने आप से कहा, मैं रुकूंगी नहीं। पर हवेली के भीतर एक अंधेरी परछाई थी जिसने सन्नाटा तोड़ते हुए धीरे से कहा,
ये राह आसान नहीं होगी। और उसी परछाई ने मोबाइल पर किसी अजनबी नंबर पर कॉल रखा। वो लौट आया है, आवाज ने कहा। अब समय आ गया है। कबीर की वापसी से हवेली की हवा बदल गई थी, जैसे कोई पुराना नोट फिर से बज उठा हो। पर अब इसका मतलब केवल पुरानी यादों का मिलन नहीं था, यह एक युद्ध की तैयारी भी थी। अनिका के साथ मिलकर कबीर ने अगला कदम शांति से नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उठाया। उसकी खबरों की दुनिया में रुको जैसा चेतावनी नोट नया नहीं था। ऐसी चेतावनियां अक्सर सच के रास्ते में आती थीं। पर कबीर जानता था कि सच का पीछा करने पर कुछ सीमाएं पार हो जाती हैं। कभी कभी वो सीमाएं लोगों को अगरबत्ती की तरह जला देती हैं। अगले दिन सुबह सुबह कबीर ने अनिका को बुलाया, हवेली के पिछवाड़े के उसी बगीचे में जहां कभी वे बच्चे हुआ करते थे। वहां उसकी कार खड़ी थी, पुरानी जीप, अंदर से किताबों और फाइलों का ढेर। उसने कहा, मैंने सथी के नेटवर्क के कुछ लोगों से बात की। उनके कुछ खातों से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन निकल कर आ रहे हैं। क्लिनिक के बिल, होटल बुकिंग और एक विशेष पते पर पेमेंट जो कई जगह एक जैसा दिखता है। उसकी आवाज में जिज्ञासा और सावधानी दोनों थे। अनिका ने कागज उठाए, लीला आंटी से मिले रिसीट की कॉपी और कबीर के पास जो और दस्तावेज थे। कबीर ने आगे कहा, मैंने एक नया नाम भी सुना, एम राव। ये नाम सथी के साथ कई बार जुड़ा दिखा है। और इन पेमेंट्स की मंजिल वही पुराना इलाका दिखता है जहां नायना की क्लिनिक थी। मतलब ये है कि कोई नेटवर्क है जो छोटी छोटी रकमों से किसी काम को चलाता आया है, और शायद नायना भी उसी नेटवर्क की वजह से फंसी। अनिका की आंखों में उत्साह और डर दोनों चमक उठे। तो अगला कदम, उसने पूछा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, दस्तावेज को पहचान लेना और उसकी कड़ी को पकड़ना। पर हमें पक्का सबूत चाहिए, तभी हम बड़े लोगों के सामने खड़े हो सकेंगे। मैं आज कुछ पुराने सोर्स से मिलूंगा, एक होटल वाले से, जिसने कहा था कि उसने नायना को किसी तेज तर्रार आदमी के साथ देखा था। कबीर के हाथ में जो योजना थी, वह किसी कवायद की तरह ठोस थी, पर हर कवायद के साथ जोखिम भी आता है। वहीं हवेली के अंदर आर्यन ने अनिका और कबीर की मौजूदगी को सूंघ लिया था। उसका मन घबराया हुआ, पर व्यर्थ की भी सोचों से लबरेज। उसने खुद से कहा कि यह मामला उसकी निजी जिंदगी से बढ़कर कंपनी का मामला भी बन गया है। उसने कल रात को कागजों की उस फाइल को देखा था, नायना के खत, पुलिस की कॉपी और कुछ गवाह। पर अब जब कबीर सक्रिय हुआ था, आर्यन के भीतर की पुरानी चट्टान हिलने लगी थी। उसकी चिंता न केवल अपनी छवि की थी, वो अनिका के लिए भी तनाव महसूस कर रहा था, उस लड़की के लिए जिसने बिना सोचे समझे कदम उठाए थे। किस्मत ने फिर से उन सभी की लाइनों को मिलाया। कबीर होटल वाले से मिलने गया और अनिका हवेली में कुछ और कागजों की तफ्तीश कर रही थी। वह पुराने मेल आउट में कुछ और संकेत ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि नायना ने किससे मिलना चाहा था और किसने उसे धमकाया। तभी सीमा ने छिपते हुए बताया कि मेहता हाउस के बाहर कुछ अजनबी ऑटो खड़ी दिखी थी, कोई उसे बाहर से देख रहा था। अनिका ने ये खबर सुनकर अंदर का खून जमता हुआ महसूस किया, किसी ने उन्हें ट्रैक किया था। कबीर होटल में पहुंचा। ये वही छोटा सा होटल था जहां लीला आंटी के बताए होटल वाले ने काम किया था। उसने रिसेप्शन पर ढेर सारा नोटिस देखा, कुछ पुराने मेमो और एक गेट आउट लिस्ट। होटल वाला, राजू, धीमे धीमे बोला, हाँ, नायना यहाँ आई थी। एक रात वो आई, तेजी से आई और उन्हीं के साथ जल्दी निकली। पर मुझे याद है कि उसने उस रात किसी से डर का जिक्र किया था। कबीर ने और खंगाला। राजू ने कहा कि उसने एक बार देखा था कि नायना किसी बड़े आदमी की काली कार से उतरी थी, पर वह आदमी हमेशा पीछे की सीट पर बैठता था। राजू ने कबीर को उस रात की रजिस्टर की फोटोकॉपी दी, पर नामों के स्थान पर अमूमन कोड लिखा था, C12R7। ऐसे कोड अक्सर तब उपयोग होते हैं जब कोई चीज़ छिपानी हो। कबीर ने ये फोटोकॉपी अपने पास रख ली और कहा, तुमने किसे ये कोड दिए थे? राजू ने हथेलियां मिलाईं, होटल का काम है, हम लोग नाम नहीं लेते। पर अगर आप ध्यान दें तो इन रिसिप्टों में एक नंबर बार बार आता है, एक फ़ोन नाम, जिसके शुरुआती अंकार सथी के सामने आते हैं। कबीर की उंगलियां तेजी से कंप्यूटर पर टाइप कर रहीं,
वो जानते थे कि छोटे छोटे पेमेंट, रिसीट और कोड मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। वहीं अनिका ने हवेली में अंदर जाकर एक और पुराना बॉक्स खोला। उसमें नायना की पुरानी किताबें और एक डायरी मिली। डायरी के कुछ पन्नों पर नायना ने लिखा था, मैं डरती हूँ कि किसी ने मेरी बातें चुरा ली हैं। अगर कुछ हुआ तो मेरी बातें किसी को दे दूँ। और एक पन्ने पर कुछ छोटे अक्षर थे, RS126। अनिका के हाथ कांप उठे, वही RS जो लीला आंटी के रिसीट पर था। अब संकेत साफ होते जा रहे थे। सेथी, रिसीट, काली गाड़ी और नायना। कबीर की जांच आगे बढ़ी। उसने पाया कि सेथी का नाम अक्सर सिक्योरिटी ठेकेदारों में आता है और कई बड़े घरों में उसी नाम के ठेकेदार रजिस्टर्ड थे। यह एक क्लासिक तरीका था। बड़े घरों के बाहर सुरक्षा की आड़ में कई बार उन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है जो निजी कामों के लिए भी कार्य करते हैं। कबीर ने रिकॉर्ड की एक कॉपी तैयार की और अनिका को भेजी। अब उनके पास कुछ सबूत थे, पर पर्याप्त नहीं। सबूत तब तक अधूरे ही रहेंगे जब तक वे जमीन पर किसी के सामने खुलकर बात कर नहीं पाते। इसी बीच हवेली में कुछ और हलचलें चल रही थीं। स्नेहा ने किसी अज्ञात आदमी से मुलाकात की और आर्यन के पास जाकर फुसफुसाई, कबीर को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी अंदर की लड़ाई चल रही थी। कबीर के काम से नुकसान उसके लिए भी जोखिम बन सकता था, पर दूसरी ओर अनिका के प्रति उसकी बढ़ती चिंता उसे रोक नहीं पा रही थी। दोपहर होते होते कबीर ने अनिका को फोन करके बुलाया। एक आदमी है जो सेथी के बारे में बात करना चाहता है, पर वह सार्वजनिक जगह पर मिलना चाहता है। आओ। अनिका ने झट से हाँ कर दी। वे दोनों तय जगह पर पहुंचे, एक भीड़ भाड़ वाला चौक जहां निगाहें कम और हलचल ज्यादा थी। वहां उन्हें एक मध्यम आयु का व्यक्ति मिला। उसका नाम मोहित था। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने सेथी के साथ काम किया था, पर कुछ दिनों बाद लगा कि ये लोग अजीब हैं। कुछ काम वैसा नहीं था जैसा बताया गया था। एक बार मैंने देखा कि कुछ रकम नायना के क्लिनिक में गई थी। मोहित की आवाज़ कांप रही थी, वह डर रहा था। कबीर ने सवाल किया, तुमने किसे नोटिस किया? किसने भुगतान किया? मोहित ने कहा, मैं सीधे तौर पर नहीं जानता, पर मैंने देखा कि कुछ पेमेंट्स में कोड का इस्तेमाल किया जाता था। और एक बार मैंने देखा कि एक गाड़ी ने नायना को लिया था और गाड़ी के नंबर का आखिरी तिहाई अंक में सेथी का नेटवर्क आता था। मोहित की यह बात सुनकर कबीर के हाथ में ठंडक दौड़ गई। वे करीब पहुंच रहे थे, पर तभी भीड़ में से किसी ने मोहित की तरफ देखा और उसकी आंखों में भय झलकने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे लग रहा है कि हमें अब यहीं से हटना चाहिए। कबीर ने उसे टोका, ठीक है, तुम बस कल दस्तावेज लाना, पर अभी चलो। मोहित ने झट से उठकर भागने की कोशिश की, पर तभी किसी ने उसके हाथ पर पकड़ दे दी और एक गहरी आवाज से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहित घबरा गया और देखते ही देखते भीड़ में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। कोई फोन कर रहा था, कोई निगाहें घुमा रहा था। कबीर ने तुरंत मोहित को खींचकर छोटी सी गली में ले जाकर छुपाया, पर यह सब इस बात का संकेत था कि उनके कदमों पर निगाहें थीं। वापसी के रास्ते में कबीर ने अनिका को कहा, यह अब सिर्फ खोज नहीं रही, ये खेल बनता जा रहा है और वे लोग जो इसे चला रहे हैं वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनिका ने धीमे से कहा, तो क्या रुकना चाहिए? कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ना, पर हमें और पक्के तरीके चाहिए। और हाँ, हमें आर्यन को बताना होगा। आर्यन के पास खबर पहुंची कि कबीर की छानबीन आगे बढ़ रही है। वह दुविधा में था, बताए या नहीं। अगर उसने कबीर को रोका तो अनिका की निगाहें उस पर ही टिकेंगी, और अगर उसने मदद की तो वह अपनी कंपनी और परिवार की छवि खतरे में डाल सकता था। अंततः उसने निर्णय लिया, उसे सच परख कदम उठाने होंगे। उसने कबीर को मीटिंग के लिए बुलाया, पर उससे पहले उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह की सुरक्षा बढ़ा दी। हवेली में अब कुछ पुराने कर्मचारियों को जागरूक कर दिया गया, पर क्या सुरक्षा उन आंतरिक साजिशों से बचा पाएगी, ये कहना मुश्किल था। एपिसोड के अंत में कबीर ने जब अपने कागजों की फाइल खोलकर देखा तो एक नया पेपर उसके हाथ लगा। एक फोटो जिसमें नायना किसी रात की गली में खड़ी थी और उसकी आंखों पर एक हल्का सा छायाचित्र था, और फोटो के किनारे पर किसी ने हाथ से लिखा था, स्टॉप।
वही शब्द, वही चेतावनी, पर इस बार फोटो में कुछ और भी था। पीछे की काली कार का रुमाल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था और उस रुमाल पर एक छोटा टैग टंगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था एम राव। कबीर ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां कंपित हुई। लाइनों का मिलना अब साफ था। आर सेठी, एम राव, काली गाड़ी और मेहता हवेली के आसपास। पर यह सब कब तक छुपा रहेगा? तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, तुमने बहुत आगे चला कबीर। अब यहीं रुक जाओ वरना तुम्हारी आखिरी खबर यही होगी। कबीर की आंखों में ठंडी आंच दौड़ गई। उसने अनिका की तरफ देखा और अनिका ने उसकी आंखों में वही प्रश्न देखा जो उसकी अपनी रूह में भी था। दोनों ने एक साथ समझ लिया, अब ये केवल खबर नहीं रही, ये जिंदा और मरने का सवाल बन चुका था। और हवेली की दीवारों पर फिर एक बार खामोशी पड़ी, पर उस खामोशी के भीतर अब बहुत सी आहटें थीं। किसी ने रेखाएं पार कर दी थीं और उन लकीरों के पार जो कुछ भी था वह अब सुनसान नहीं रहा। हवेली की सुबह में आज कुछ अलग सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ बाहरी शोर की कमी नहीं बल्कि अंदर की खामोशी का परिणाम था। अनिका ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा कि आर्यन तालिका पर अकेला बैठा है, चाय का कप हाथ में पकड़े, और उसकी निगाहें दालान की दूर भीतरी खिड़की पर टिक रही थीं। उसकी आंखों में वही तीखी सर्दी अब धीरे धीरे किसी गर्माहट से बदल रही थी, पर वह स्वीकारने को तैयार नहीं था कि यह गर्माहट किसी इंसान के लिए हो सकती है। कबीर की सक्रिय खोज ने हवेली में हलचलें ला दी थीं। अनिका और कबीर की रातों रात मुलाकातें, उनके बीच की खटपट और फिर वही पुराना दोस्ताना, सब कुछ अब केवल सच्चाई के पीछे दौड़ नहीं रह गया था, बल्कि उन भावनाओं का मिश्रण बन गया था जो अनजाने में दिल पर निशान छोड़ते हैं। आर्यन ने खुद को अक्सर पकड़ा कि वह अनिका पर निगाहें टिकाए बिना नहीं रह पाता। किस तरह से वह कबीर के साथ हंसती है, किस तरह से उसकी आंखें चमकती हैं जब कबीर कोई जिक्र करता है, ये सब चीजें उसे भेद रही थीं। पर वो खुद से लड़ रहा था, ये सब सिर्फ दोस्ती है। वो मेरी पत्नी है, कौन से हक से? पर दिल कड़वाहट और नर्म जैतून दोनों की आवाज़ सुनाता रहा। उस दिन सुबह कबीर ने हवेली आने की वजह बताई। उसने अनिका को एक नया सबूत दिखाना था, एक पुराने इश्तिहार के दस्तावेज और होटल के रजिस्टर की कॉपी जो ये संकेत देती थी कि किसी रात नायना और एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कमरे में बात की थी। कबीर ने कहा कि वो उन पंक्तियों पर पैमाना चला रहा है जहां आर सेठी और एम राव के नाम दोहराए गए थे। अनिका ने कबीर के साथ चर्चा करने की बात स्वीकारी, पर उसने आर्यन को सूचित नहीं किया। उसने सोचा, यह मेरी जंग है। पर हवेली की दीवारें सुन रही थीं और उन दीवारों के पीछे किसी ने हर कदम नोट किया। आर्यन ने अनिका और कबीर को एक साथ बगीचे में देखा, एक आसान नज़ारा, पर उसके भीतर आग लग गई। कबीर और अनिका जब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी हंसी और पीठ पर हल्की छुअन ने आर्यन के सीने में न केवल परवाह बल्कि एक अजीब सी जलन जगा दी। उसने खुद को याद दिलाया कि यह सब काम की वजह से है, पर आर्यन का मन बार बार उस पल पर टिक गया जब अनिका कबीर की तरफ झुकी और उस पर भरोसा जताया। ये दोस्ती है, उसने बार बार कहा, पर मन की छोटी छोटी आवाज़ें उठने लगीं, क्या वह किसी और के साथ इतने करीब है? कबीर ने अनिका को कहा, आज शाम जब तुम मेरे साथ रहोगी तो कुछ लोग अचानक दिख सकते हैं, सावधान रहो। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं संभाल लूंगी। पर उसकी मुस्कान में अब कहीं चिंता भी झलक रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी तलाश उसकी जिंदगी को जोखिम में डाल रही है, पर वह पीछे नहीं हट सकती थी। दोपहर के समय हवेली में अचानक तनाव चढ़ गया। स्नेहा ने आर्यन को संभालते हुए बताया कि किसी ने बाहर से उनकी गाड़ी की निगरानी की थी। आर्यन की गर्दन के नसते हुए रेशे पस्त हुए। उसने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, पर अंदर से एक और बेटर बात उभरी। उसने खुद को समझाया कि अनिका की तलाश खतरे में डाल सकती है। उसे रोको, उसने अपने आप से कहा, पर उसके शब्द कुल्हाड़ी की तरह नहीं थे, वे धीमे और तीखे थे। उसने देखा कि अनिका पर कबीर का असर साफ था, और यह असर सबसे ज्यादा उसे परेशान कर रहा था क्योंकि उसने खुद भी महसूस किया था कि अनिका अब केवल उसकी नहीं रही, उसके दिल की गहरी परतें उसके लिए खुलने लगी थीं। रात आते आते हवेली में एक समारोह था। मेहमान आए थे
और लोगों की भीड़ में बिखरी हुई हंसी की आवाज़ें बाहर से आती रहीं। अनिका ने सोचा कि यह सही मौका है कबीर के साथ रात को मिलने का। वह इस बीच आर सेठी और एम राव की कड़ियों पर और स्पष्टता लाने की उम्मीद रखती थी। कबीर ने कहा कि वो उसे एक जगह पर साथ ले जा रहा है जहां वे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अनिका ने छोटी सी जेब में अपना मोबाइल और डायरी रख ली और हवेली से चुपके से निकल पड़ी। पर हवेली से निकलते ही उसकी पीठ पर किसी की आंखें महसूस हुईं। किसी ने उसे देखा था, पर उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना है। जब वह चौक की ओर पहुंची तो कबीर पहले से ही वहाँ था, उसकी जीप की हेडलाइट चालू। उन्होंने झट से उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया जहां कबीर को शंका थी कि कुछ पुराने बिलों के डिजिटल रिकॉर्ड मिल सकते हैं। वहां पहुंचकर कबीर ने अपने लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर रसीदों और डेटाबेस की पंक्तियां खंगालना शुरू किया। अनिका कान लगाकर सब सुन रही थी, पर उसकी शंकाएं बढ़ रही थीं कि कहां-कहां से खतरा उभर सकता है। अचानक किसी ने पीछे से आवाज की, किसी की हल्की सी सुस्त सांस। दोनों मुड़े और देखा कि एक मोटा छायादार इंसान उनके करीब खड़ा है। उसकी शक्ल अस्पष्ट थी, पर उसकी मौजूदगी ने दोनों को थमने पर मजबूर कर दिया। कबीर ने धीमे से कहा, कौन हो तुम? पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक छोटी सी चाकू जैसी चीज हाथ में चमकी और उसके चेहरे पर कुछ अरुचिकर मुस्कुराहट थी। वही पुराना संदेश, रुको, अब उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा था। आदमी ने एक सन्नाटा साधते हुए कहा, आपको समझाना सही रहेगा, कुछ चीजों को खोदने से पहले सोचना चाहिए। उसकी आवाज नकली पत्थर की थी, बिना किसी मानवीय नरमी के। कबीर ने चालाकी से बात करते हुए कहा, हम यहाँ से चले जाते हैं। पर आदमी की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने एक अलार्म फोन पर दबाया और कुछ सेकंड में 4-5 मोटरसाइकिलें गली में दिखाई दी, वे लोग जिन्हें कबीर के विरोध में भेजा गया था। कबीर ने अनिका को पीछे खींचा और साहस से कहा, दौड़ो। वे दोनों भागे, रात की भीड़ से छिपते हुए। धरती पर पांवों की ठन-ठन सुनाई दे रही थी। अनिका के दिल में डर और एड्रेनालाइन दोनों छलक रहे थे, पर उसके कदम थमे नहीं। जब वे हवेली के गेट की तरफ पहुंचे, तब आर्यन पहले से ही वहां खड़ा दिखा। उसके हाथ में सुरक्षा गार्ड्स थे और उसकी एक नज़र ने सारी स्थिति समझा दी। उसने अपनी आवाज में कठोरता घोलते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं बताया गया था कि यह मामला जोखिम भरा है? तुमने मेरी अनुमति के बिना ये सब क्यों किया? उसकी आवाज में थकान थी, पर इस बार उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि परवाह भी थी। अनिका की आंखों में ठहराव आया। उसे पता था कि उसने नियम तोड़ दिए थे, पर उसकी वजह नायना का सच था। कबीर ने धीमा स्वर में कहा, हम बस साक्ष्य लेना चाहते थे ताकि हम आगे कुछ कर सकें। पर वे लोग हमारे पीछे चल रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली और फिर अनजाने में एक बात कह बैठा, तुमने अपने आप को खतरे में डाला। क्या तुम मेरे घर में रहकर ऐसी लापरवाही कर सकती हो? उसकी आवाज में उस दिन की ठंडी सख्ती नहीं थी, उसकी आवाज में करवट बदली हुई लज्जा और डर भी था कि अगर अनिका को कुछ होता तो वह क्या कर पाता। अनिका ने निरुत्तर होकर कहा, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे सच चाहिए। वह पूरी सच्चाई से बोल रही थी, पर उसकी बात आर्यन के अंदर किसी जख्म को छेड़ती चली गई। आर्यन की ईर्ष्या अचानक स्पष्ट हो उठी। ये ईर्ष्या सिर्फ गर्व की नहीं थी, ये डर थी कि कोई और अनिका की परवाह का पात्र बने। उसकी आंखें झुकीं और फिर कहा, ठीक है, पर अब तुम मेरे साथ लौटो। उसकी आवाज में आदेश था, पर साथ में इसे उसके भीतर की चाहत भी रंग दे रही थी, चाहत कि अनिका सुरक्षित रहे और केवल उसकी हो। अनिका ने झट से सिर नहीं हिलाया, उसे कबीर के साथ खड़े होकर सच्चाई की कसम थी। पर हवेली की सुरक्षा और आर्यन की खुशामदगी ने उसे पीछे खींचा। उसने आंखें झुकीं और धीरे से कहा, ठीक है, पर मुझे कुछ बताने की जरूरत है, और तुमको भी। किसी ने भी उस रात में नहीं देखा कि आर्यन की बाहों में अनिका ने कितनी देर तक सहारा पाया, पर अंदरूनी क्लैश चुपके से चल रही थी। कबीर के जाने पर आर्यन की आंखों में एक शरारती घुटन थी। उसने खुद को टोका और कहने लगा, ये मामला तुमसे जुड़ा हुआ है, पर तुम्हें अब आगे मेरी लाइनों का सम्मान करना होगा। अनिका ने उसकी बात सुनी, पर कबीर की चेतावनी भी उसके कानों में गूंज रही थी, रुको नहीं, अनिका।
रात के समापन पर अनिका अकेले अपने कमरे में आई और खिड़की से बाहर देखती रही। हवेली की लाइटें मंद थीं और दूर किसी ने शोर मचाया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अब 3 लोग गहरे ताने बाने बुन रहे थे, आर्यन, कबीर और स्वयं सच। हर तार एक नई जंजीर बनता जा रहा था। उसकी छाती में एक हल्की सी धड़कन थी, वो किसी तरह की उलझन में थी, पर उसने तय कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। पर जो चीज़ उसके लिए और भी अधिक चुनौती बन चुकी थी, वह थी आर्यन की बढ़ती ईर्ष्या, वह चीज़ जो कभी मेहनत और नफालतू झोंके में बदल सकती थी। और जैसे ही वह खिड़की से पीछे हटकर बिस्तर पर बैठी, उसकी जेब में पड़ा एक छोटा सा कागज फिसला, वही कागज जिस पर पिछली बार लिखा था, रुको। उसकी उंगलियां उस कागज पर रुक गईं। अब संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं रहा, ये कुछ और, कुछ गहरा संकेत बन चुका था। हवेली की सुबह में आज कुछ अलग सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ बाहरी शोर की कमी नहीं, बल्कि अंदर की खामोशी का परिणाम था। अनिका ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा कि आर्यन तालिका पर अकेला बैठा है, चाय का कप हाथ में पकड़े, और उसकी निगाहें दालान की दूर भीतरी खिड़की पर टिक रही थीं। उसकी आंखों में वही तीखी सर्दी अब धीरे धीरे किसी गर्माहट से बदल रही थी, पर वह स्वीकारने को तैयार नहीं था कि यह गर्माहट किसी इंसान के लिए हो सकती है। कबीर की सक्रिय खोज ने हवेली में हलचलें ला दी थीं। अनिका और कबीर की रातों रात मुलाकातें, उनके बीच की खटपट और फिर वही पुराना दोस्ताना, सब कुछ अब केवल सच्चाई के पीछे दौड़ नहीं रह गया था, बल्कि उन भावनाओं का मिश्रण बन गया था जो अनजाने में दिल पर निशान छोड़ते हैं। आर्यन ने खुद को अक्सर पकड़ा कि वह अनिका पर निगाहें टिकाए बिना नहीं रह पाता, किस तरह से वह कबीर के साथ हंसती है, किस तरह से उसकी आंखें चमकती हैं जब कबीर कोई जिक्र करता है, ये सब चीज़ें उसे भेद रही थीं। पर वो खुद से लड़ रहा था, ये सब सिर्फ दोस्ती है। वो मेरी पत्नी है, कौन से हक से? पर दिल कड़वाहट और नर्म जैतून दोनों की आवाज़ सुनाता रहा। उस दिन सुबह कबीर ने हवेली आने की वजह बताई। उसने अनिका को एक नया सबूत दिखाना था, एक पुराने इश्तिहार के दस्तावेज और होटल के रजिस्टर की कॉपी जो ये संकेत देती थी कि किसी रात नायना और एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कमरे में बात की थी। कबीर ने कहा कि वो उन पंक्तियों पर पैमाना चला रहा है जहां आर सेठी और एम राव के नाम दोहराए गए थे। अनिका ने कबीर के साथ चर्चा करने की बात स्वीकारी, पर उसने आर्यन को सूचित नहीं किया। उसने सोचा, यह मेरी जंग है। पर हवेली की दीवारें सुन रही थीं, और उन दीवारों के पीछे किसी ने हर कदम नोट किया। आर्यन ने अनिका और कबीर को एक साथ बगीचे में देखा, एक आसान नज़ारा, पर उसके भीतर आग लग गई। कबीर और अनिका जब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी हंसी और पीठ पर हल्की छुअन ने आर्यन के सीने में न केवल परवाह बल्कि एक अजीब सी जलन जगा दी। उसने खुद को याद दिलाया कि यह सब काम की वजह से है, पर आर्यन का मन बार बार उस पल पर टिक गया जब अनिका कबीर की तरफ झुकी और उस पर भरोसा जताया। ये दोस्ती है, उसने बार बार कहा, पर मन की छोटी छोटी आवाज़ें उठने लगीं, क्या वह किसी और के साथ इतने करीब है? कबीर ने अनिका को कहा, आज शाम जब तुम मेरे साथ रहोगी, तो कुछ लोग अचानक दिख सकते हैं। सावधान रहो। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं संभाल लूंगी। पर उसकी मुस्कान में अब कहीं चिंता भी झलक रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी तलाश उसकी जिंदगी को जोखिम में डाल रही है, पर वह पीछे नहीं हट सकती थी। दोपहर के समय हवेली में अचानक तनाव चढ़ गया। स्नेहा ने आर्यन को संभालते हुए बताया कि किसी ने बाहर से उनकी गाड़ी की निगरानी की थी। आर्यन की गर्दन के नसते हुए रेशे पस्त हुए। उसने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, पर अंदर से एक और बेटर बात उभरी। उसने खुद को समझाया कि अनिका की तलाश खतरे में डाल सकती है। उसे रोको, उसने अपने आप से कहा, पर उसके शब्द कुल्हाड़ी की तरह नहीं थे, वे धीमे और तीखे थे। उसने देखा कि अनिका पर कबीर का असर साफ था, और यह असर सबसे ज्यादा उसे परेशान कर रहा था क्योंकि उसने खुद भी महसूस किया था कि अनिका अब केवल उसकी नहीं रही, उसके दिल की गहरी परतें उसके लिए खुलने लगी थीं। रात आते आते हवेली में एक समारोह था, मेहमान आए थे, और लोगों की भीड़ में बिखरी हुई हंसी की आवाज़ें बाहर से आती रहीं। अनिका ने सोचा कि यह सही मौका है कबीर के साथ रात को मिलने का।
वह इस बीच आर सथी और एम राव की कड़ियों पर और स्पष्टता लाने की उम्मीद रखती थी। कबीर ने कहा कि वो उसे एक जगह पर साथ ले जा रहा है जहां वे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अनिका ने छोटी सी जेब में अपना मोबाइल और डायरी रख ली और हवेली से चुपके से निकल पड़ी। पर हवेली से निकलते ही उसकी पीठ पर किसी की आंखें महसूस हुईं, किसी ने उसे देखा था। पर उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना है। जब वह चौक की ओर पहुंची, तो कबीर पहले से ही वहाँ था, उसकी जीप की हेडलाइट चालू। उन्होंने झट से उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया जहां कबीर को शंका थी कि कुछ पुराने बिलों के डिजिटल रिकॉर्ड मिल सकते हैं। वहां पहुंचकर कबीर ने अपने लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर रसीदों और डेटाबेस की पंक्तियां खंगालना शुरू किया। अनिका कान लगाकर सब सुन रही थी, पर उसकी शंकाएं बढ़ रही थीं कि कहां-कहां से खतरा उभर सकता है। अचानक किसी ने पीछे से आवाज की, किसी की हल्की सी सुस्त सांस। दोनों मुड़े और देखा कि एक मोटा छायादार इंसान उनके करीब खड़ा है। उसकी शक्ल अस्पष्ट थी, पर उसकी मौजूदगी ने दोनों को थमने पर मजबूर कर दिया। कबीर ने धीमे से कहा, कौन हो तुम? पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक छोटी सी चाकू जैसी चीज हाथ में चमकी और उसके चेहरे पर कुछ अरुचिकर मुस्कुराहट थी। वही पुराना संदेश, रुको, अब उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा था। आदमी ने एक सन्नाटा साधते हुए कहा, आपको समझाना सही रहेगा, कुछ चीजों को खोदने से पहले सोचना चाहिए। उसकी आवाज नकली पत्थर की थी, बिना किसी मानवीय नरमी के। कबीर ने चालाकी से बात करते हुए कहा, हम यहाँ से चले जाते हैं। पर आदमी की प्रतिक्रिया तेज थी, उसने एक अलार्म फोन पर दबाया और कुछ सेकंड में 4-5 मोटरसाइकिलें गली में दिखाई दी, वे लोग जिन्हें कबीर के विरोध में भेजा गया था। कबीर ने अनिका को पीछे खींचा और साहस से कहा, दौड़ो। वे दोनों भागे, रात की भीड़ से छिपते हुए। धरती पर पांवों की ठन-ठन सुनाई दे रही थी। अनिका के दिल में डर और एड्रेनालाइन दोनों छलक रहे थे, पर उसके कदम थमे नहीं। जब वे हवेली के गेट की तरफ पहुंचे, तब आर्यन पहले से ही वहां खड़ा दिखा। उसके हाथ में सुरक्षा गार्ड्स थे और उसकी एक नज़र ने सारी स्थिति समझा दी। उसने अपनी आवाज में कठोरता घोलते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं बताया गया था कि यह मामला जोखिम भरा है? तुमने मेरी अनुमति के बिना ये सब क्यों किया? उसकी आवाज में थकान थी, पर इस बार उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि परवाह भी थी। अनिका की आंखों में ठहराव आया, उसे पता था कि उसने नियम तोड़ दिए थे, पर उसकी वजह नायना का सच था। कबीर ने धीमा स्वर में कहा, हम बस साक्ष्य लेना चाहते थे ताकि हम आगे कुछ कर सकें। पर वे लोग हमारे पीछे चल रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली और फिर अनजाने में एक बात कह बैठा, तुमने अपने आप को खतरे में डाला। क्या तुम मेरे घर में रहकर ऐसी लापरवाही कर सकती हो? उसकी आवाज में उस दिन की ठंडी सख्ती नहीं थी, उसकी आवाज में करवट बदली हुई लज्जा और डर भी था कि अगर अनिका को कुछ होता तो वह क्या कर पाता। अनिका ने निरुत्तर होकर कहा, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे सच चाहिए। वो पूरी सच्चाई से बोल रही थी, पर उसकी बात आर्यन के अंदर किसी जख्म को छेड़ती चली गई। आर्यन की ईर्ष्या अचानक स्पष्ट हो उठी। ये ईर्ष्या सिर्फ गर्व की नहीं थी, ये डर थी कि कोई और अनिका की परवाह का पात्र बने। उसकी आंखें झुकीं और फिर कहा, ठीक है, पर अब तुम मेरे साथ लौटो। उसकी आवाज में आदेश था, पर साथ में इसे उसके भीतर की चाहत भी रंग दे रही थी, चाहत कि अनिका सुरक्षित रहे और केवल उसकी हो। अनिका ने झट से सिर नहीं हिलाया, उसे कबीर के साथ खड़े होकर सच्चाई की कसम थी। पर हवेली की सुरक्षा और आर्यन की खुशामदगी ने उसे पीछे खींचा। उसने आंखें झुकीं और धीरे से कहा, ठीक है, पर मुझे कुछ बताने की जरूरत है, और तुमको भी। किसी ने भी उस रात में नहीं देखा कि आर्यन की बाहों में अनिका ने कितनी देर तक सहारा पाया, पर अंदरूनी क्लैश चुपके से चल रही थी। कबीर के जाने पर आर्यन की आंखों में एक शरारती घुटन थी। उसने खुद को टोका और कहने लगा, ये मामला तुमसे जुड़ा हुआ है, पर तुम्हें अब आगे मेरी लाइनों का सम्मान करना होगा। अनिका ने उसकी बात सुनी, पर कबीर की चेतावनी भी उसके कानों में गूंज रही थी, रुको नहीं, अनिका। रात के समापन पर अनिका अकेले अपने कमरे में आई और खिड़की से बाहर देखती रही। हवेली की लाइटें मंद थीं और दूर किसी ने शोर मचाया।
उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अब 3 लोग गहरे ताने बाने बुन रहे थे, आर्यन, कबीर और स्वयं सच। हर तार एक नई जंजीर बनता जा रहा था। उसकी छाती में एक हल्की सी धड़कन थी, वो किसी तरह की उलझन में थी, पर उसने तय कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। पर जो चीज़ उसके लिए और भी अधिक चुनौती बन चुकी थी, वह थी आर्यन की बढ़ती ईर्ष्या, वह चीज़ जो कभी मेहनत और नफालतू झोंके में बदल सकती थी। और जैसे ही वह खिड़की से पीछे हटकर बिस्तर पर बैठी, उसकी जेब में पड़ा एक छोटा सा कागज फिसला, वही कागज जिस पर पिछली बार लिखा था, रुको। उसकी उंगलियां उस कागज पर रुक गईं। अब संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं रहा, ये कुछ और, कुछ गहरा संकेत बन चुका था। रात की रौनक धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर फीकी पड़ रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर दिखती शहर की धुंधली रोशनी अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी पावर शेड छोड़ रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर मन बेचैन था। कल की भागदौड़, मोहित की चिंता और कबीर की चेतावनियां एक साथ उसके दिमाग में गूंज रही थीं। सबसे ऊपर लटकी हुई वही 4 शब्दों की चिंता, रुको। अब वह चेतावनी नहीं रहकर एक प्रश्न बन चुकी थी, किसने कहा और क्यों? हवेली में सुबह का खाना पका रहा था, पर अनिका के दिल की भूख कुछ और ही थी, सच्चाई। उसने तय किया कि आज वो कबीर के साथ पूरी फाइलें, दस्तावेज और सीधी बात रखेगी। पर उसके कदमों का रास्ता एक बार फिर उस गर्मी से होकर गुजरा जो आर्यन की आंखों में थी, वो गर्मी जिसे वह अभी स्वीकार नहीं कर पाता था। पर आज कुछ अलग था। आर्यन का चेहरा पिछले कुछ दिनों से उलझा और कहीं न कहीं बहुत संवेदनशील दिख रहा था। दोपहर के समय कबीर की जीप हवेली में आई, उसके हाथों में नई फाइलें थीं और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीर मुस्कान। उसने अनिका को बुलाया और कहा, मेरे पास कुछ नया है। एम राव का असली यौगिक नेटवर्क मिल गया है। पर यह सिर्फ कागज नहीं, ये दिखाता है कि कुछ पैसे हवेली के बाहर से अंदर तक जा रहे थे। अनिका का दिल तेज हुआ, कहाँ से? उसने पूछा। कबीर ने एक फोटो निकाली जिसमें वही काली गाड़ी साफ दिख रही थी और तस्वीर के पीछे एक और संदिग्ध रसीद, उसी होटल की जिसमें रात की बुकिंग एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के नाम से हुई थी, और बुकिंग रसीद पर एक छोटा सा मेमो था, ट्रांसफर टू मेहता रेजिडेंस, रात के 11:30। इन दोनों के बीच एक तार अब स्पष्ट दिखा, कोई सिक्योरिटी लेयर मेहता हवेली और बाहर के शैडो नेटवर्क के बीच मध्यस्थ था। कबीर ने धीमे से कहा, अगर ये पेमेंट्स उसी नेटवर्क से मेहता हवेली तक आ रहे हैं, तो नयना का केस सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं रहा, ये नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। अनिका की आंखों में आग सी जगी, तो क्या स्नेहा या किसी और ने इस नेटवर्क के साथ कुछ लेन देन किया होगा? उसने पूछा। कबीर ने शंका में सिर हिलाया, या फिर कोई और अंदरूनी। पर हमें सबूत की जरूरत होगी, और रिकॉर्ड जो ये दिखाए कि किसने ऑथराइज किया। अब सवाल उठता था, किसे बताएं? कबीर ने कहा, हमें आर्यन से बताना होगा, पर सही समय चाहिए। और हमें ये भी देखना होगा कि किसने रुको लिखा, क्या वो चेतावनी थी या धमकी? अनिका ने जवाब दिया, अगर वो धमकी है, तो हम जानते हैं कि वे चतुर हैं, हम धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मिलकर आज रात के लिए योजना बनाई। कबीर होटल वाले राजू से मिलकर उसी रात की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करेगा, और अनिका खुद हवेली के स्टाफ के पुराने पेपर्स, इनवॉइस, पेमेंट स्लिप्स की जांच करेगी। शाम के समय हवेली में पलक झपकते माहौल बदला। एक तरफ भव्य डिनर की तैयारी थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा युद्ध चल रहा था जिसे केवल अनिका और कबीर ही जानते थे। आर्यन, जो पूरे दिन मंथरता में बीत रहा था, अचानक अनिका के पास आया। उसकी आंखों में एक अनकहा भाव था। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक रहे थे। अनिका ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा ठंडा रहने की कोशिश में अब थका हुआ था। अनिका, आर्यन ने अंत में कहा, उसकी आवाज़ आधी कड़क और आधी नर्म थी, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं क्यों इतना अलग रहता हूँ? अनिका ने सहजता से कहा, आपने कहा था कि आपकी दुनिया अलग है, और मैं समझती हूँ कि आपका व्यवहार सुरक्षा की तरह रहा है। पर आर्यन ने अचानक उसकी तरफ झुककर कहा, नहीं, वो सब बहाने हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, खुद की आवाज़, शांति और शायद अपनी क्षमता किसी को चाहने की भी।
मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास किसी और की वजह बनो। उसकी निगाहें जमीन पर टिक गईं। अनिका की सांस थम सी गई। यही वह पल था जब आर्यन कुछ बोलने ही वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी दीवारों के भीतर छिपा हुआ था। उसकी आंखों में गर्माहट अब छलकने लगी थी, पर ठीक उसी क्षण डाइनिंग हॉल में दरवाज़ा खुला और सीमा ने बुलाया, मिस नेहा आई हैं, सर। उस छोटे से टूटते पल ने आर्यन को रोक दिया, शब्द अधूरे रहे। अनिका ने देखा कि आर्यन की ठंडी दीवार फिर से जुड़ रही है। उसने देखा कि उसने जो कहा था, वह शब्द कबीर, स्नेहा या हवेली की दुनिया में बयान नहीं कर पाया। यही अधूरापन, यही अनस्पोकन प्रॉमिस उनके बीच एक हवा बनकर रह गया। अनिका ने महसूस किया कि आर्यन का ये कहना कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और की वजह बनो, प्रेम का एक अनकहा इजहार था, पर उसने खुद के अहम और डर की परतों की वजह से उसे कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया। वो पल कहीं प्यार और जज्बात दोनों के किनारे खड़ा था, और अनिका को पता था कि इस पल का असर देर तक रहेगा। रात के खाने के बाद, जब मेहमानों की गाड़ियां निकल चुकी और हवेली फिर से अपनी नियत चुप्पियों में लौट आई, तो कबीर ने अपना पहला कदम रख दिया। वो राजू के पास गया और पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की मांग की। राजू ने संदेह जताया, पर कबीर ने एक सख्त लहजे में कहा, मैं इस मामले में रिपोर्ट बना रहा हूं, और अगर रिकॉर्ड में कुछ दिखा तो ये बड़ी खबर होगी। राजू ने अंदर से झिझकते हुए यूएसबी ड्राइव दी, पर घबराहट के साथ कहा, सिर्फ यह मानकर चलिए कि दिमाग में रखना होगा, ये जो चीज़ें आप खोज रहे हैं, वे कुछ लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। कबीर ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। सीसीटीवी फुटेज को प्ले किया गया, वही रात की जो तस्वीर कबीर के पास थी। उनकी उंगलियां ठिठकती रहीं जब एक अज्ञात डिटेल दिखी। काली गाड़ी न केवल नायना को उठाती दिखी, बल्कि लगभग उसी समय हवेली की ओर से बाहर एक आदमी निकलता दिखा। उसकी घड़ी का टैग, उसके जूते की डिज़ाइन, छोटी छोटी बातें जो आमतौर पर ध्यान नहीं जाती, पर कबीर के लिए संकेत बन गईं। उस आदमी की चाल में वही परिचित सलीका था जो हवेली के किसी कर्मचारियों में नहीं था, बल्कि किसी अंदरूनी शख्स की तरह है। कबीर ने स्क्रीन रोक दी और कहा, ये वही टैग है, C12 के कोड के साथ मेल खाता है। अनिका के भीतर एक दहशी भड़क उठी। क्या कोई हवेली के अंदर से भी भागी हुई व्यवस्थाओं का हिस्सा था? कबीर ने फुसफुसाकर कहा, और यह उस रात हवेली की लॉन में गुरुवार को आने वाले सिक्योरिटी का समय है। मतलब साफ था, किसी ने गणित करके वही रात चुनी, और शायद मेहता हवेली का कोई नहीं, पर उस रात कोई अंदरूनी आदमी एक बाहरी एजेंट के साथ तालमेल बैठा रहा था। उसी समय मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, ठीक हो रहा है, रुक जाओ या परिणाम भुगतोगे। इस बार थ्रेशहोल्ड और भी सख्त था। खतरे की नज़दीकी अब सिर्फ संकेत नहीं, वास्तविकता बन चुकी थी। कबीर ने मोबाइल उठाया, पर नंबर अनजान था। उसने अनिका की तरफ देखा, दोनों की आंखों में वही सन्नाटा था। अब ये सिर्फ खोज नहीं रही, ये बचाव का सवाल बन गया था। आर्यन ने अचानक कमरे में दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में ठहराव और संरक्षण का भाव था। उसने दोनों के बीच खड़ी होने की कोशिश की और कहा, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं अपनी टीम को कहूँगा कि सुरक्षा बढ़ा दें। उसकी आवाज़ में आदेश और परवाह दोनों थे। अनिका ने उसकी आंखों में देखा, और इस बार उसने अनजाने में सोचा कि आर्यन की अनकही बातों का अर्थ अब साफ हो रहा है। वो उन अनकहे वादों से बंधा था जिन्हें वो खुद व्यक्त नहीं कर पाया था, पर वे वहीं मौजूद थे, उसकी हर हवा में झलक रहे थे। रात को जब हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, तब अनिका ने खुद से कहा, हम रुके नहीं हैं, पर हम बुद्धिमानी से चलेंगे। कबीर ने पुष्टि की, कल मैं कुछ और साक्ष्य लाऊंगा, पर अब हमें और भी पुख्ता गवाह चाहिए। आर्यन ने धीमे से कहा, और तुम अनिका, तुम मेरी तरफ रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। उसकी थोड़ी सी आवाज में जज्बा था, और अनिका ने महसूस किया कि यह अनकही वादा है, एक वादा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, पर उसकी मजबूती अनिकाल की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन हवेली की दीवारों के बाहर अंधेरी गली में किसी ने फिर से फोन उठाया और धीमे स्वर में कहा, उन्होंने हमेशा की तरह बात बंद कर दी, पर हमें पता है कि कबीर आगे बढ़ रहा है। आज रात उन्हें संदेश छोड़ दिया गया, यह आखिरी चेतावनी नहीं रहेगी। और दूसरा स्वर बोला, फिर भी चलो, अगली बार कदम बढ़ाना तब होगा जब सब कुछ सही तरीके से सेट हो।
फुसफुसाहट इतने सन्नाटे में पड़ी कि हवेली के अंदर नहीं पहुंची, पर जिस चीज को वे छुपा रहे थे उसका घूंघट अब और हल्का हो रहा था। और हवेली के भीतर अनिका ने खिड़की के पास खड़े रहकर एक पल के लिए सीना ठोककर कहा, मैं रुकने नहीं वालों में से नहीं हूँ। पर उसकी आवाज में अब किसी और चीज की भी गूंज थी, ये निश्चय अब प्यार, जिम्मेदारी और न्याय के बीच एक धुंधला लेकिन सही सी रास्ता बन चुका था। उस रात अनकही वादों की गर्माहट और अनजान खतरे का सर्द एहसास दोनों साथ साथ सोए, और हवेली की दीवारों ने उन वादों की परतों को अपनी चुप्पी में बंद कर लिया। एपिसोड 11।